बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। था जिसका इंतज़ार वो शाकार आ गया। आप बिल्कुल सरप्राइज़ ना होइए, कुछ शाकार इस वक्त वो है जो कि आपको ख़बरों की सूरत में मिल रहा है। और सबसे बड़ी खबर क्या है? खबर ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जब मना किया या ये मामला इल्तवा में डाल दिया कि उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ख़ास तौर पर पंजाब के इलेक्शंस के लिए फ़ंड्स जनरेट करने हैं, जनरेट नहीं करने, जारी करने हैं और 21 अरब के फ़ंड्स देने थे, नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन ने सबको पता था, रिप्रेजेंटेशन कर दी सुप्रीम कोर्ट के सामने, बता दिया कि हुजूर वाला नहीं मिले हमें फंड्स और ना ही मिली वो सिक्योरिटी जिसकी हमें ज़रूरत है। तो क्या हुआ? होना वही था जिसका खदशा था। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर नोटिस इशू किए हैं सेक्रेटरी फाइनेंस को और इस हवाले से अटॉर्नी जनरल साहब को भी बुलाया है और स्टेट बैंक के नुमाइंदे को भी बुलाया है और चंद अहम सवालात जिनका जिक्र इधर उधर हो रहा है वो पूछे जाएंगे कि हुकूमत पाकिस्तान की इस वक्त जो माली सेहत है यानी फाइनेंशियल हेल्थ है वो क्या है और क्या हुकूमत पाकिस्तान इस कदर खुदा न खास्ता फारिग हो चुकी है रियासत पाकिस्तान के वो 21 अरब रुपए की रकम भी नहीं जनरेट कर सकती, नहीं दे सकती एक ऐसे काम के लिए जो खालिस्तन आईनी है। ये उन लोगों का कहना है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का। अदालत ने आज जब नोटिस इशू किए तो पैराग्राफ 3 के अंदर एक बात वो की जिसका खदशा हर एक को है और वो इंडिकेटिव है। वो इंडिकेट क्या कर रही है? जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान फरमाते हैं, द फेलियर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एज अफोरसेड इज prima facie disobedience. The consequences that can follow from such prima facie defiance of the court are well settled and known. Every person who embarks upon, encourages or instigates disobedience or defiance of the court can be held liable and accountable. This rings a bell somewhere. हालात वो है कि एक वक्त था गिलानी साहब का, उन्होंने एक ख़त नहीं लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल करार दिया, उनको सज़ा दे दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, 5 साल के लिए वो नाअहल हो गए। यहाँ एक वो तलवार है जो कि डेंगल करनी शुरू कर देगी कि क्या वाकई कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आ रही है वज़ीर आज़म समेत पूरी काबीना। आपने राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू इस मोन्टाज के अंदर सुनी, वो कह रहे हैं कि हम हर किस्म की हालात के लिए, हर किस्म के हालात के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब ये बात भी सामने आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इन पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इन्होंने आइन को वायलेट किया है। पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बसद एहतराम एक दूसरे के आमने सामने है। हुकूमत कहती है हमने पार्लियामान को अहमियत देनी है और पार्लियामान की रेजोल्यूशन को अहमियत देनी है, काबीना के अंदर जो फैसले हुए उनको अहमियत देनी है, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ये कहते हैं कि होगा वही जो कि हुक्म है अदालत उज़्मा का। सवाल ये है कि जहाँ ये हो रहा है वहाँ पर हुकूमत ने एक कानून साजी की जो कि पार्लियामान का हक है कि वो कानून साजी करे। वो कानून साजी की गई, अभी वो कानून नाफिजुल अमल नहीं हुआ इसलिए कि उस कानून को प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिली। मुताद्दिद जगह पर उसको चैलेंज किया गया उस बिल को। मैं अभी भी बिल कहूँगा गो के कसरत राय से मंजूर किया जा चुका है जॉइंट सेशन में, लेकिन अभी उसकी अमल दरामद शुरू भी नहीं हुआ और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्योंकि 4-5 दरखास्तें आ चुकी थी, पिटिशंस आ चुकी थी, तो एक 8 मेंबर बेंच बना दिया गया इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब की जानिब से। और बेंच की तश्कील अगर मैं कुछ अर्ज कर पाऊँ, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियरिटी लिस्ट है वो हमारे सामने है। चीफ जस्टिस साहब इस बेंच को हेड करेंगे। इस बेंच के अंदर जनाब जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब मौजूद होंगे जो कि तीसरे नंबर पर हैं, यानी ना जस्टिस काजी फायजीसा साहब हैं ना जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं। फिर इस बेंच के अंदर जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब मौजूद होंगे जो कि सीनियरिटी में 5वें नंबर पर आते हैं। जनाब जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब जो सीनियरिटी में 8वें नंबर पर आते हैं। जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब जो कि सीनियरिटी में 10वें नंबर पर आते हैं। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो कि सीनियरिटी में 11वें नंबर पर आती हैं और जनाब जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब जो कि सीनियरिटी में 12वें नंबर पर आते हैं और जनाब जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो सीनियरिटी में 13वें नंबर पर आते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि ये जो तश्कील है ये बड़ी सजेस्टिव है, वो इसलिए इस बेंच के हवाले से ऑल्दो ना कार्रवाई हुई, ना कुछ सुनवाई हुई, ना ही अभी मामलात आगे चले, लेकिन ये चहमगोया शुरू हो चुकी हैं क्योंकि एक बिटर डिवीज़न है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इस बेंच का मुतवक्का फ़ैसला क्या होगा। याद रहे कि पार्लियामान का बनाया हुआ कानून पहले भी कलअदम करार दिया जा चुका है। 2012 के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया गया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बचाने के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया था कि वो मुतसादिम है आइन के साथ और मेलाफेडे है।
यहाँ भी क्या ऐसे होने जा रहा है? अपने मेहमानों से इस बात का हम इस गुफ्तगू के अंदर इस बात का अहाता करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाह खावर साहब, सीनियर हैं और सुप्रीम कोर्ट के मामलात को बखूबी समझते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा उनसे भी रहनुमाई ली जाए। बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब आपका। हमारे उस्ताद जनाब नुसरत जावेद साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुल्क की जो सियासी तारीख है ना सिर्फ उससे वाकिफ़ हैं बल्कि अदालती तारीख से भी वाकिफ़ हैं। बहुत शुक्रिया आपका जनाब नुसरत जावेद साहब। बिलाल कियानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ऑन इकॉनमी, बट सियासी मामलात के ऊपर भी बड़ी एलोक्वेंस रखते हैं। कियानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, वेरी वार्म वेलकम टू यू द शो। सबसे पहले इफ़ आई मे आस्क शाह खावर साहब, दो मामलात हैं। एक तो ये कि शायद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मामला शायद उसी तरफ ऑलरेडी चलना शुरू हो गया कि अदालत ने आज जहां नोटिस इशू किए उस मामले के अंदर जहां सुप्रीम कोर्ट में का हुक्म था कि आप फंड्स जारी कीजिए 21 अरब रुपए के और सिक्योरिटी दीजिए, वहां पर फंड्स के हवाले से तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं और साथ ही स्टेट बैंक के नुमाइंदे को भी बुला लिया है। और अदालत ने पैराग्राफ 3 के अंदर टेसिटली ये भी लिख दिया है कि जो डिफाइंस है वो क्या होगी। पैराग्राफ 4 में भी लिख दिया है कि आप क्या करेंगे तो कंटेम्प्ट होगी या हो सकती है। तो आपको लगता है कि ये मामला शायद आगाज़ ही इसका वहाँ से हो रहा है जिस अंजाम से शायद सब डरते हैं, कम से कम हुकूमत को वो हॉन्ट करेगा? जी मुनीफ साहब, बात ये है कि ये कोई गैर मुतवक्के नहीं है। आज जो नोटिस जारी हुए हैं उसमें स्टेट बैंक को भी और सेक्रेटरी ख़जाना को और बाकियों को और उसमें अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस कर दिया गया और ये चैम्बर हेयरिंग हुई है, ये कोई बाज़ाब्ता हेयरिंग नहीं हुई। ठीक। और उसकी एक तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है, गालिबन 18 तारीख है। तो ये तो मुतवक्के था। उसकी वजह ये है कि ये कंटिन्यूएशन है जो 4 अप्रैल का जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो 10 अप्रैल तक इतनी रकम जो है वो जमा करानी है। फिर 11 को इलेक्शन कमीशन ने उनको चैम्बर्स में रिपोर्ट देनी है। फिर वो आगे ये भी सजेस्टिव था ऑर्डर के अगर वो कंप्लाइंस ना हुई तो फिर हम मुनासिब समझेंगे कि क्या कार्रवाई हमें करनी है। तो आज जो आपने पैरा नंबर 3 पढ़ा उसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि वो उन्होंने एक्सप्रेसली तो ये नहीं बताया कि वो कौन सी प्रोविजंस ऑफ लॉ जो है वो इन्वोक होने जा रही है, लेकिन वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। वो चूँकि पहले उनको सुनेंगे, उनके सुनने के बाद ज़्यादा गालिब इम्कान यही है कि वो आर्टिकल 204 आईन पाकिस्तान के तहत जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू करने का, कार्रवाई करने का इख्तियार देता है हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को, उसके नीचे जो लॉ है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003। उसके तहत फिर वो उनको बाकायदा नोटिस करेंगे और फिर वो, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कोई भी जो हुक्म अदुली होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो वो जो भी होगा उसको जो है वो फेस करनी पड़ेगी प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंटेम्प्ट। वो अलग बात है कि उसका अपना एक तरीक़ाकार उसमें वाजे है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल अगर उन्होंने लॉ का जिक्र नहीं किया तो वो तो तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो तो बिल्कुल आपको इम्पेंडिंग नजर आ रही है, आपको होती भी नजर आ रही है। बट एक और बात सर, आपको ये मामला, क्योंकि आपको याद होगा गिलानी साहब के साथ जो हुआ, इट टुक अ बिट ऑफ टाइम, थोड़ा वक्त लगा, बट समहाउ वो उसी तरफ कल्मिनेट करता रहा और बिलाखिर गिलानी साहब को सजा हो गई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। यहाँ आपको ये चीज़, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब हुक्म दिया खासतौर पर 4 अप्रैल का, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका अमल दरामद, क्योंकि आपको याद होगा एक ज़माने में NRO जब कलदम हुआ तो फिर NRO अमल दरामद केस भी लग गया था साथ ही। यहाँ पर वो अमल दरामद केस अलहदा नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उसकी मॉनिटरिंग खुद शुरू कर दी है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया कि आप हमें बताइए। अब उन्होंने बता दिया, तो आपको ये काम जल्दी होता हुआ नजर आ रहा है, फास्ट पेस्ड किस्म का काम होगा अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले में? मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो कानूनी तकाजे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के वो पूरे करने पड़ेंगे। पहले उनको बाकायदा नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस का अगर तसल्ली बख्श जवाब नहीं होगा तो फिर शो कॉज नोटिस होगा। शो कॉज नोटिस में वो इन पर्सन तलब कर सकते हैं। उससे भी सेटिस्फाई ना हुए तो फिर उस पर चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेम होने के बाद जो अगला मरहला है वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बतौर प्रोसिक्यूटर उनको प्रोसिक्यूट करना है और वो पूरा एक उधर एविडेंस जो है वो वहाँ पे पेश करेंगे, वहाँ पे एविडेंस गुजारी जाएगी। जो अलेजेड कंटेम्नर्स हैं उनको मौका दिया जाएगा सफाई का। तो ये इतना जल्दी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं कि जैसे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को उन्होंने फौरी तौर पे बुलाया और उनको सजा दे दी समरीली, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी दिन फैसला कर लिया, ऐसा नहीं है। उसको फॉलो करना पड़ेगा उस लॉ को। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो है मैं आपको बताऊं,
जिसकी तवक्को नहीं थी जी, जिसकी तवक्को नहीं थी, वो मैं प्रिएम्प्ट कर देता हूँ, वो ये 8 रुकनी बेंच है जी, जिन्होंने कॉग्निजेंस ले ली है उस बिल की जिसका आपने जिक्र किया कि जो अभी तक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना। बिल्कुल। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज है जो मैं समझता हूँ कि इसकी तवक्को नहीं की जा सकती। तवक्को जरूर थी, लेकिन उस वक्त थी कि जब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, प्रेसिडेंट या उसको असेंट दे दें या वो अपने 10 दिन के अंदर अंदर अगर उस पर कोई फैसला ना करें तो ऑटोमेटिकली वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता। फिर उसका नेक्स्ट मरला होता है कि वो गजट नोटिफिकेशन होता है। जब तक गजट नोटिफाई ना हो वो एक्ट जो है वो ऑपरेशनल नहीं होता। तो ये अभी वो सारे मराहल अभी बाकी थे। तो ये एक अनयूजुअल मेरे हिसाब से है कि उसको ये जो है जो प्रिएम्प्ट कर दिया गया इस पे एक उसी की वायरिस को, जो कि अभी लॉ बना नहीं है, आर्टिकल जो 8 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके टच स्टोन पर ये एक गैर मामूली बात है और गैर मुतवक्को भी थी। गैर मामूली और गैर मुतवक्को है। एक बात जो कि बड़ी अहम रखती है, इससे पहले मैं कियानी साहब के पास जाऊं, जो इंटेंट है हुकूमत का उसकी बड़ी अहमियत है। राना सनाउल्लाह साहब ने कल गुफ्तगू की, उसको सुन लीजिए। फिर जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वेरी एलोक्वेंट एंड वेरी डायरेक्ट, लेकिन पहले राना सनाउल्लाह साहब को सुनिए वो क्या फरमा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, अगर वो बनते ही स्ट्राइक डाउन हो गया तो फिर आपका वो आसरा भी खत्म हो जाएगा। अगर हमारा वो आसरा ख़त्म होगा तो फिर पार्लियामेंट जो है वो उसके ऊपर जो है वो मुनासिब फैसला लेगी और मुनासिब कदम जो है वो उठाएगी। मुनासिब फैसला लेगी अगर कलअदम करार दिया गया वो कानून। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इसी हवाले से जब उससे सवाल किया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कलअदम करार दे देती है कानून को तो क्या पार्लियामेंट का क्या रिएक्शन होगा। ये अगर पूरी हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, जो कि कुछ हुकूमती शख्सियात कह रही हैं कि हम इस लड़ाई के लिए अब तैयार हैं, जो कि बदकिस्मती से मुल्क के अपने जो इदारे हैं, आइनी इदारे, वो खुदा न खास्ता एक दूसरे से लड़ेंगे या लड़ने जा रहे हैं, कम अज़ कम इरादा रखते हैं। कियानी साहब, अभी एक बात जो कि शाखावर साहब ने भी पॉइंट आउट की कि वो इस 8 रुकनी बेंच का बन जाना और इस बेंच के हवाले से जो तश्कील दिया गया है बेंच, ऑल्दो जनाब चीफ जस्टिस साहब का इस्तेकाक है, दैट्स हिज राइट टू फॉर्मुलेट एनी बेंच, बट उसकी जो जज साहिबान को उसमें मुख्तस किया गया है, मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, वो बड़ी दिलचस्प है। लेकिन एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ शायद ऑलरेडी तरफ चल पड़ा है, इंटेंट जाहिर हो रही है सुप्रीम कोर्ट की कि अगर आप डिसओबे करेंगे, जो कि बादियो नज़र में हुकूमत कर रही है, तो फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव हेड को भुगतना पड़ता है या एग्जीक्यूटिव हेड समेत पूरी काबीना को भुगतना पड़ता है, ये तो शायद मामला वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या होता है ना कि यू नॉर्मली ब्रेस योर सेल्फ फॉर दिस काइंड ऑफ शॉक। सो आप रेडी हैं या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसके लिए रेडी हैं कि ये उस तरफ जा सकता है, क्योंकि कानूनी टीम से तो मशवरे कर रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, पहले तो मैं 8 मेंबर बेंच के बारे में बात करना चाहूँगा। जी, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट मेरी पर्सनल राय में, और क्योंकि ये एक तसलसल है उन इवेंट्स का सुप्रीम कोर्ट से जो हम पिछले 1 माह से अब देख रहे हैं। बार बार यही इस्तदा हुई, ये नहीं था कि कोई स्पेसिफिक आउटकम आए इलेक्शंस केस में भी, मगर हम बार बार यही इस्तदा रही है कि आप लार्जर कोर्ट बना दें, जो 1-2 मुतनाज़ जजेस हैं उनको हटा के आप लार्जर अगर बेंच बना देंगे, माजरत, जिसमें सीनियर जजेस भी शामिल होंगे, तो उसमें किसी भी पार्टी को उंगली उठाने का फिर मौका नहीं मिलेगा। मगर हमने देखा है कि बजाय इसके कि वो चीज़ें चीफ जस्टिस एज द हेड ऑफ द कोर्ट एड्रेस करते, जिससे ये तासुर हटे कि कोई बायस है या ट्रांसपेरेंसी नहीं है या मखसूस जजेस को ही एम्पावर नहीं किया जा रहा, उसको करने के बजाय हमने देखा है कि बदकिस्मती से उस चीज़ को मज़ीद शय मिली है। उसमें आप जस्टिस काजी फाजीसा साहब का वो लेटर देख लें, उनका और तारिक मसूद साहब का, जिसमें उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर होते हुए चीफ जस्टिस को लिखा कि आप मज़ाहिर नकवी साहब का वो मामला ज़ेर इल्तवा है उसको प्रोसीड करें। उनको देखा, उनके खिलाफ उस मामले को बिल्कुल ऑन आइस रख के आज उनको फिर इस 8 मेंबर बेंच में शामिल कर दिए। उसमें आप वो देख लीजिए कि जिस तरह जस्टिस काजी फाजीसा साहब का वो ऑर्डर था, जिसमें उन्होंने सो मोटो पावर्स की बात की और कहा कि चलें, एक तरफ तो हम कानून साजी कर रहे हैं, उन्होंने एक ये भी राय कुछ लोग रखते हैं कि ये बिल्स में
नहीं अमेंड होना चाहिए, उसके लिए फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें, वो भी नहीं बुलाई जा रही, जिसको सर्कुलर से रद्द किया गया। इसी तरह हमने देखा, हमारा मौक़िफ़ रहा है कि 4-3 की जजमेंट थी इलेक्शंस की इनिशियल, उसके बाद भी जब ये मामला फिर से आया, जिसके हमारे नज़दीक आज भी उसका कोई जवाब नहीं था उन प्रोसीडिंग्स का, मगर उस टाइम पे भी बार बार यही इस्तदा थी कि आप एक लार्जर बेंच बना लें। 2 जजेस ने रिफ्यूज़ कर दिया, उन 3 से भी उनने उस चीज़ को चलाते गए। तो आज ये तासुर 8 मेंबर बेंच के साथ, और जिस तरह शाह खावर साहब भी आपको बता रहे थे, और कि अभी तक तो वो प्रेसिडेंट का एसेंट ही नहीं हुआ, एक लॉ ही नहीं बना, उसके मुताबिक एक बेंच भी आ गया। और बल्कि मैं ट्विटर पे ही पढ़ा था जी, ये शायद आपकी टीम कंफर्म कर सकेगी, कि उस केस का टाइटल भी ये रखा गया है कि सेटिंग असाइड द सुप्रीम कोर्ट बिल 2023, ऐसे ही, व्हिच इज सो यू नो, ये देखिए, और आपने अल्फाज इस्तेमाल किए एट द स्टार्ट कि दिस इज इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव ऑफ द आउटकम। और मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा, और अगेन वही बात जो आप भी शुरू में कर रहे थे कि देखिए, काजी फायज ईसा साहब इज़ द सेकंड सीनियर मोस्ट जज, अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन तारिक मसूद साहब इज़ द थर्ड सीनियर मोस्ट, बिल्कुल, मंसूर अली शाह साहब इज़ द 5th सीनियर मोस्ट। इस तरह दीगर सीनियर जजेस, वो जजेस जो सीनियरिटी में भी आ गए हैं, और फिर हमने देखा बिलखुसूस वो जजेस जिन्होंने पिछले दिनों ही, पस मंजर ये है कि उन्होंने डिसेंटिंग नोट्स लिखे, उनको बज़ाहिर ये तासुर आ रहा है कि सिस्टमैटिकली उनको बाहर रखा गया है। तो देखिए, ये चीज़ें मामलात को सुलझाने के बजाय उलझाती हैं। देखिए, जहाँ तक दूसरी बात आपने की, जो आज जो चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस इशू किए हैं, देखिए, मैं आपसे फिर से वही कहूँगा कि पहले तो चीफ जस्टिस साहब को अपने ब्रदर जजेस को मुतमईन करना होगा कि वो फैसला 4-3 का नहीं था, 3-2 का था। देखिए, इसके बगैर अगर ये इस तरीके से प्रोसीड करते रहेंगे तो ये मामला मजीद उलझेगा। मैं बिल्कुल, जो शाहिद खान अब्बासी साहब ने, आपने जो क्लिप चलाई, मैं उसकी तायद करता हूँ। देखिए, ये इस तरीके से आप पार्लियामान की बालादस्ती को नहीं रद्द कर सकते, और ख़ास तौर पर जब आपकी एक ऐसी जजमेंट है जिसके अंदर ऐसे तजादात हैं, जिसके अंदर एक कोर्ट के अंदर लोग मुतमईन नहीं है। चलें इस बात को छोड़ दें, दूसरा ऑर्डर है, मगर अभी तो उस ऑर्डर की गिनती के ऊपर ही वो मुतमईन नहीं है। बट कैनी साहब, इशू ये है कि आप पार्लियामान की करारदाद पास करके वज़ीर-ए-आज़म काबीना के अंदर तशरीफ रख के अपने कैबिनेट मेंबर्स के साथ पेश दें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और कहें कि वो माइनॉरिटी जजमेंट है, बस उनके कह देने से या पार्लियामान के कह देने से वो माइनॉरिटी जजमेंट नहीं बन जाती। ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का एक व्यू है कि वो 4-3 से पिटीशन रिजेक्ट हुई थी, सुप्रीम सो मोटो नोटिस जो थे वो ड्रॉप किए गए थे, जो प्रोसीडिंग्स थी। इशू यहाँ पर ये है कि ऑपरेटिव ऑर्डर हमारे सामने, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वही है जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का था। फिर 4 अप्रैल के अंदर भी उन्होंने दोबारा कॉग्निजेंस ली और मामले को बढ़ाया, मॉनिटरिंग भी अब उन्होंने अपने पास खुद जिम्मेदारी खुद को तफवीज़ की हुई है। तो आप या कोई और पार्लियामान के अंदर या जॉइंट हाउसेस के अंदर जितनी मर्जी रेजोल्यूशन पास कर लें, it won't have any legal impact. It can't undo the decision of the Supreme Court. So आपके पास ये लड़ाई पार्लियामान के अंदर आप बैठ के बड़ी फायरी स्पीचेस तो कर सकते हैं, पार्डन मी सेइंग सो, बट इसका और कोई प्रैक्टिकल इम्पैक्ट कोई नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आप अपने आप को कॉर्नर करी जा रहे हैं विद एवरी पासिंग डे। जी देखिए, मैं इसमें एक फैक्ट बस हाईलाइट करना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि जब ये ऑर्डर आया और रिसेंटली पार्लियामान ने जो रेजोल्यूशन पास की जिसमें फिर से उन्होंने यही चीज़ रीअफर्म की कि ये 4-3 का फैसला था, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब ये इलेक्शन के एक्सपेंसेस का मामला भी आया तो वो बिल वापस पार्लियामान के पास ही हुकूमत लेकर गई है। और उसकी वजह यही है कि क्योंकि पार्लियामान ने ये रेजोल्यूशन पास की कि 4-3 का फैसला है, तो इस मैटर के ऊपर भी पार्लियामान ही फिर से इस चीज़ के ऊपर अपनी राय देगी। अब देखिए, इस चीज़ को मैं फिर से यही कहूँगा कि आज मुझे मायूसी हुई ये बेंच देख के। अब मज़ाहिर नकवी साहब, चलें बाकी सारी सीनियरिटी और जूनियर की बातें छोड़ दें, क्या सुप्रीम कोर्ट के अपने ट्रांसपेरेंसी के लिए, इंटेग्रिटी के लिए क्या ये बात अहम नहीं है कि मज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर जो इतने संगीन इल्ज़ाम आते हैं कि जल्द अज जल्द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स करके उनका नाम क्लियर किया जाए, बजाय इसका कि सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके उनको साथ बेंच में बिठाया जाए एक ऐसे मामले के लिए जो अभी तक लॉ ही नहीं बना। देखिए, ये और मज़ाहिर नकवी साहब के लिए ज़ाती तौर पे भी मेरे ख्याल से ये बेहतर, वो भी शायद चाहेंगे कि उनका नाम क्लियर हो, मगर इस तरीके से आप चीज़ उलझाएंगे। और वो अगर चाहते तो पार्लियामान की बालादस्ती तो हमने रखनी है और पार्लियामान ने तो अपने आप को असर्ट करना है। बट वो अगर चाहते तो खुद रिक्यूज कर देते जब उनका नाम जब डाला गया था, अगर वो चाहते खुद तो, या
अगर कर दें तो उनके इस्तेकाक है, लेकिन अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब उनको चाहते हैं बेंच में शामिल करना और रखते हैं तो वो ये उनकी मर्जी है। बट नुसरत जावेद साहब, वट एवर वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस सर, ये जो लड़ाई है पार्लियामान वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, ये इसकी एक बड़ी बदनुमा सी शक्ल बनती हुई नज़र आ रही है। ये कहीं स्लो बर्नर पे थी या वो चूल्हा तेज़ हो गया है, बट ये बहुत बदनुमा होती जा रही है। आप इसको किस अंदाज से देखेंगे सर? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की तो पहले ही प्रॉब्लम्स हैं और आपका एक मौक़िफ़ रहा है कि जो पिछले 1 साल के अंदर हुआ है कि हुकूमती रेट भी एरोड हुई, प्राइम मिनिस्टर की रेट जो अपनी ताकत थी वो भी एरोड हुई। बट विद दिस गोइंग ऑन इन सुप्रीम कोर्ट, what is left of the government? Allow me to say, he may not like it, but I actually asked you this question. What is left of this government, sir? मेरा अपना ये ख्याल है जी कि ये तवक्को रखना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस साहब नहीं बढ़ेंगे, ये खाम ख्याली होगी। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, खाम ख्याली और ख्याली पुलाव नहीं बनाने चाहिए। जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि लाइक इट और नॉट, इस वक्त यानी कलम किसके पास है, तो वो इसीलिए तो हमारे वो फोक गानों में होता है ना, राबता न कलम देती है जुल्म न लिखवाइया। तो वो ये कि ये कलम जो है उसने तो ये पूरे का पूरा तौहीन अदालत की तरफ ले जा रहा है। अच्छा, अब उसकी वजह से अगर वफाकी काबीना इज्तमाई तौर पर भी ना अहल हो जाए, कंटेम्प्ट की मूजब ठहरा दी जाए, तो फिल वक्त उनकी हमायत में कोई आवाज़ बुलंद नहीं होगी। क्यों कि महंगाई ने लोगों का बेड़ा गर्क कर रखा है और वो इसको अशराफिया की जंग समझते हैं। लेकिन जमहूरियत के पर्सपेक्टिव से ये दीवार पे लिखी हुई बात है कि अगर आप काबीना को इज्तमाई तौर पर ना अहल करेंगे तो उसमें फिर एक तो मुस्लिम लीग नून के सरबराह ना अहल हुए, उनके टॉप इलेक्टेबल्स जो हैं ना अहल हुए, साथ ही आप एक जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो को भी ना अहल करेंगे और उसके बाद आप जमीयतुल उलमा इस्लाम को भी ना अहल करेंगे। उससे ये लोग जिन सूबों के जिन हलकों की नुमाइंदगी करते हैं, जिस सोच की नुमाइंदगी करते हैं, वहाँ क्या पैगाम जाएगा, एक बात है। दूसरा ये कि ये जो बेंच बना है इसमें आप ज़रा गौर कीजिए, आप लोग तो सारे मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं सहाफ़ी की हैसियत में वफाक के बारे में परेशान होते हुए इसमें आपको खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का कोई नुमाइंदा बैठा नज़र नहीं आ रहा। क्यों भाई, इतना एक मेजर फैसला है। तीसरी बात यह है कि क्या यानी कि नज़र बद ज़ाहिर सितंबर में तो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को रिटायर हो जाना है, तो उसके बाद अगर वाक़तन अल्लेजिडली चीफ जस्टिस साहब के अख्तियारात को लगाम डाली जा रही है तो उसके बारे में सबसे ज्यादा मुतफक्कर जो है वो पुईनी जज को होना चाहिए, फायज ईसा साहब को। बिल्कुल, तो उनको बिठाना चाहिए। उसके बाद जो आती है वो जो तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात काम करने वाला मामला नहीं है, आज खुद नोटिस को लगाम डालने वाली बात है। और उसके लिए मैं अगेन कहता हूं कि चूंकि ये एक गलत इशू के साथ आ रहा है कि लोगों को ये पैगाम जा रहा है खलकत मासूम को कि ये हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। अगर यही आज खुद नोटिस ये जब आप पे रिकॉर्डिक का जो है वो ये मुकदमा हुआ था और आप पे 10 अरब का जब फाइन लगा तो आप उस वक्त ये पार्लियामान ये फैसला करती, लोगों को समझाती। अब ये देखिए कि 10 अरब का जुर्माना आपको आलमी अदालत से होता है और वापस आपको उसी फर्म के पास जाना पड़ता है नाक रगड़ते हुए, और वो फैसला करने वाले साहब आज भी वो तमाम मराहत और चीज़ों से फैज़याब हो रहे होंगे जो वो यानी कि दीगर हजरात ने की है। लॉन्ग टर्म में ये बात याद रखें कि ये तो रुकते नज़र नहीं आ रहे साहब तौहीन अदालत लगाने से, लेकिन 3 सियासी पार्टियों का कला कमा करने के बाद तो फिर भैया हम मुल्क को 1 पार्टी स्टेट की तरफ ले जाएंगे। अगर ये इरादा है तो वाई नॉट
मैंने सुना है कि वन पार्टी स्टेट में मुल्क तरक्की भी करते हैं, हमारा यार भी है, चीन अपना यार है। अयूब यादव के जरिए अयूब खान को मशवरा दिया गया था कि उस तरफ है जो निज़ाम उस तरफ ना जाइयो। अब मेरा ख्याल है कि कुछ हमें फिर उसी तरफ जानी चाहिए, एंड देयर शुड बी वन पार्टी रूल, और वो यकीनन ये उस तरफ लेकर जाएगी। अच्छा। और अगर ये वन पार्टी रूल की तरफ लेकर जाएगी तो आखिर में फिर वही पार्टी जीतेगी जिसके पास असल कुव्वत होती है। ठीक, लाइक इट और नॉट। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बात आपकी दुरुस्त है, और आपकी जो तजर्बा है उसके जहन में उसको देखते हुए तो आप दुरुस्त निशानदेही भी दुरुस्त कर रहे हैं कि फिर इख्तियार और ताकत कहाँ है। एक मुख्तसर सा वक्फा है जी, मैं वापस इसका इम्पैक्ट क्या होगा। याद रखिए कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल किया गया, यानी उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सज़ा दी गई और वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, 63(1) के तहत फिर वो 5 साल की उनकी नाअहली थी, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी वो यूनिसन थी। इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनको सुबह शाम सराहती थी उनके जुडिशल एक्टिविज़म को। आज हालात फ़र्क हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की ढाल बनकर खड़ी हुई है, और बाकी तमाम जमातें ये कह रही हैं बाय एंड लार्ज कि ये इस्तेहकाक जो है चीफ जस्टिस साहब का इसे कम करना चाहिए, वन मैन शो नहीं होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ज़रा अब हालात फ़र्क हैं, तो इम्पैक्ट क्या होगा अगर ये मामला इसी तरह चलता है, और जिस तरह नुसरत जावेद साहब फरमा रहे हैं कि गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, और ये बात भी जहन में रख लेनी चाहिए कि ये भी खाम ख्याली होगी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी या नोटिस इशू नहीं होंगे। अगली समात होगी मुतवक्का तौर पर, बेशक चैम्बर के अंदर हो, जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के सामने सवालात या जवाब मामलात रखे जाएंगे, तो जो अब तक की इंटेंट बता रही है वो तो ऐसे ही है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस साहब बहुत इस मामले में सीरियस हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करना है। लेकिन इम्पैक्ट क्या होगा कानूनी तौर पर भी है एक मामला, उसको ज़रा समझेंगे, और सियासी गुफ्तगू तो चल ही रही है। एक ब्रेक के बाद ही मैं वापस आते हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शाह खबर साहब, मैंने एक फैक्ट मेरे जहन में था, मैं क्योंकि आप माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस भी करते हैं, और इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर आपसे भूला नहीं होगा, गिलानी साहब की नाअहली भी आपके सामने होगी जो उनको सज़ा हुई। अब फ़र्क है सर, उस वक्त तो आपको पता है बहुत ही इकट्ठ था ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के साथ सारे जो सारे जज साहिबान थे, आपको याद है NRO का केस था, और उसी के वजह से फिर आगे वो अमल दरामद के इशू पे उनको गिलानी साहब को फिर नाअहल किया गया, कंटेम्प्ट हुई। तो फिर आपको याद है वो 17 रुकनी बेंच था और उसने नल एंड वॉइड करार दिया NRO को, वॉइड एब इनिशो करार दिया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। बट यहाँ फ़र्क है, देयर इज़ अ डिवीजन इन सुप्रीम कोर्ट, और वो डिस्टिंक्ट है, बड़ी वाज़े है। आपको लगता है कि यहाँ अगर एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या किसी के खिलाफ अगर ये मामला शो कॉज नोटिस का चलता है तो कोई फ़र्क होगा, या आपको लगता है नहीं इट्स वेरी क्लियर, और चीफ जस्टिस साहब अपने रिजॉल्व के अंदर बड़े डटे हुए हैं कि हमने एक तरह से जाना है और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, हमने उसके ऊपर अमल दरामद करवानी है कम वोट में? जी मुनीब साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि मैं 2008 से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ, और उस वक्त डिप्टी अटॉर्नी जनरल था जी, जिस वक्त जुडिशल एक्टिविज्म इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की क़यादत में बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आता था जी। तो उसमें लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ कि उनकी जजमेंट, जैसे अभी नुसरत जावेद साहब ने बताया कि उसकी वजह से पाकिस्तान को 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ, और वो जुर्माना आयद हुआ, बाद में हमने बड़ी मुश्किल से उसको रिकनसाइल किया। लेकिन उनमें एक ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि क्वालिटी ये थी कि उनके दौर में जितनी भी जजमेंट्स आई हैं, चाहे वो कंट्रोवर्शियल है, पॉलिटिकल नौयत की थी, जिसमें आइन की इंटरप्रिटेशन थी, वो सारी यूनानिमस जजमेंट्स थी। उन्होंने पूरी सुप्रीम कोर्ट को जो है वो बिल्कुल यूनाइटेड रखा हुआ था। हालांकि चेन ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट जो है वो आर्म्ड फोर्सेस में तो हो सकता है, लेकिन वो जुडिशरी में नहीं होता। Exactly. लेकिन उन्होंने अपने हाउस को बिल्कुल इंटैक्ट रखा हुआ था, ये उनको एक क्रेडिट जाता है। अब की जो सूरत हाल आप बता रहे, अब तो मुनीब साहब बड़ी हैरत की और बड़ी अफसोस की बात यह है कि बेंच में जो जजेस की मौजूदगी होती है, उससे लोग, हम वकील भी और वहाँ पे जो कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं, सहाफ़ी, वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बेंच जो है ये कितनी मेजॉरिटी से फैसला करेगा और उसमें कितनी मिनॉरिटी होगी और क्या फैसला होगा। अब ये चीज़ मैं समझता हूँ कि एक बड़ी तशवीशनाक है
कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इन चीज़ों से अबाव होना चाहिए। मैं कल भी ये कहता था, आज भी ये कहता हूँ, ये कोई भी जो तनाज़ा अभी तक पड़ा हुआ है 3-4 का, 4-3 का, या किस बेंच को मानना है किसको नहीं मानना, शुरू दिन से ये जितनी भी आईनी पिटिशंस हैं इस पे अगर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाता, मैं समझता हूँ कि ये कोई तजाद आज ना होता। वो भले मेजॉरिटी डिसीजन होता, कुछ लोग उसको डाइसेंट करते, लेकिन उससे कोई जो है उस पर उंगली ना उठाता। तो ये मैं समझता हूँ कि चले पॉलिटिकल लोगों की तो अपनी पॉलिटिक्स है कि वो बेंच कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बतौर वकील और इसमें जो पाकिस्तान बार कौंसिल है जो कि एपेक्स इदारा है इलेक्टेड, वो भी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश करते रहे हैं कि इन कंट्रोवर्सीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आप फुल कोर्ट तश्कील दे दें। जब तक वो नहीं होगी, वो जो एक तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट में डिवीज़न है वो ज़्यादा बढ़ती रहेगी, और ये तासुर जो है मैं समझता हूँ कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के लिए बेहतर नहीं है, रियासत के लिए बेहतर नहीं है, इस मुल्क के अवाम के लिए बेहतर नहीं है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद इदारा है अपनी तमाम उनमें बेहतरी की गुंजाइश के बावजूद, लेकिन आखिरी होप जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होती है, चाहे वो आईनी मसाइल हों, चाहे वो सियासी मसाइल हों, चाहे वो लोगों के फौजदारी और सिविल नौयत के हुकूक हों। तो मैं समझता हूँ कि हाउस को इन ऑर्डर करना जो है ये बड़ा ज़रूरी है, और ये जो भी फैसला होगा उसका एक पॉलिटिकल ग्रुप को एडवांटेज होगा, दूसरे को डिसएडवांटेज होगा। तो ये उनको ब्लेम करना, प्रेज करने वाली ये गेम जो है ये चलती रहेगी। इसका वाहिद हाल ये है कि एक कलेक्टिव वसी तर जुडिशल कंसेंसस सामने आए, उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। बट एक बात इससे पहले कि मैं कियानी साहब से पूछूं, शाखावर साहब किन है हुकूमत के पास फ्रैंकली, इन्होंने कहा कि ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से फंड्स आने हैं, तो इन्होंने आर्टिकल 81D का ऑपरेशन बड़ा क्लियर है कि हमने पार्लियामान के अंदर रखा है, फाइनेंस कमेटी के पास गया है, जुम्मे को आना है, फिर वोटिंग होगी, इफ द पार्लियामेंट टर्न्स इट डाउन तो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। वेयर एज एक और व्यू ये है कि नहीं जी यहाँ लाने की जरूरत ही नहीं थी, CCI में जाते एक अनफॉरसीन इवेंट है कि ये इलेक्शन पहले कराने पड़ रहे हैं तो पैसे वहाँ से सैंक्शन हो सकते थे, कोई इतना इशू नहीं है, और 21 अरब को इतनी बड़ी रकम तो है नहीं एक न्यूक्लियर स्टेट के लिए कि वो ना दी जा सके। बट हुकूमत के पास ऑप्शन कोई है कानूनी तौर पर कि वो समहाउ इस के अंदर हुकूमत अपनी पोजीशन पर स्टैंड भी करे और बचत भी हो जाए, या आपको लगता है नहीं हुकूमत के लिए वो रास्ते अब बंद हैं? देखिए हुकूमत के पास रास्ते तो हैं, लेकिन असल मुसीबत ये है कि जो तनाज़ा है हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये 4-3 से ये पिटिशंस खारिज हो चुकी हैं, जबकि 4 अप्रैल का जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है वो 3-2 की मेजॉरिटी से पिटिशंस की एक्सेप्टेंस की बात करता है। अब इस मामले को रिजॉल्व किसने करना है? इसको और कोई फोरम रिजॉल्व नहीं कर सकता सिवाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। बिल्कुल ये पार्लियामेंट के जॉइंट रेजोल्यूशन से भी ये नहीं हो सकती। मैं ये समझता हूँ कि बेहतर ये होता कि जो वफाक पाकिस्तान है, वो फेडरल गवर्नमेंट है, वो इस पर रिव्यू फाइल करे। रिव्यू किस तरह फाइल होता है आपको पता है? रिव्यू का जो इंग्रेडिएंट होता है वो ये होता है कि इफ देयर इज सम एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड और द जजमेंट, तो वो आप फिर रिव्यू फाइल करते हैं कि इस मिस्टेक को, इस गलती को दूर करें। उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार करें कि हमारी दानिश में जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये जो हुक्म दिया है कि हमारा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है और वो 4-3 से हम इन पिटिशंस को डिसमिस किया हुआ है, और दूसरे आप ये फरमा रहे हैं कि ये 3-2 की जो है मेजॉरिटी से हमने इसको अलाउ किया हुआ है, तो यही एरर है जिसको आप दुरुस्त कर दें, उसके लिए रिव्यू फाइल कर दें। और जब रिव्यू फाइल करें तो साथ एक मिसलीनियस एप्लीकेशन और लिख दें कि इस पे कम से कम फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए, क्योंकि 4 जजेस का और 3 जजेस का आपस में इसके ऊपर डिस्प्यूट है, और उसको रिजॉल्व जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जो है एक कलेक्टिव जो विजडम है वही तय कर सकता है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा वो होगा, इनके लिए रास्ता होगा, और उनका जो मुतालबा है वो भी पूरा हो जाएगा, और उनका जो एक कंसिस्टेंट स्टैंड है कि वो ये कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि ये 4-3 से खारिज हो चुकी है, इस एनोमली को दूर करने के लिए वो लाजमी जाए सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पे फुल कोर्ट की इस्तदा करें और रिव्यू फाइल करें। ठीक, बाकी जहाँ तक उसकी नॉन कंप्लायंस का ताल्लुक है कि वो पार्लियामेंट के जी
ठीक है, मतलब तो वो मैं समझता हूँ कि वो चूंकि विल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जब एक काम नहीं करना तो फिर उसके 100 आप तो जिहाद निकाल सकते हैं कि हमने पार्लियामेंट से मजदूरी लेनी है, हमने CCI में रखना है, हमने फलां से करना है, वो नहीं है। क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होती है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर लाजम होती है और उस पर अमल दरामद होना होता है। बिल्कुल ठीक। एक बहुत सा ब्रेक है, मैं वापस आता हूँ क्यानी साहब, जावेद साहब के पास जाता हूँ। शाखावर साहब हमारे साथ है। जरा ऑप्शंस की बात हो रही है, तो जावेद साहब ने तो बड़ी हमें एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने रख दी है कि फिर अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही होगा और मामलात फिर दुरुस्त नहीं रहेंगे। क्यानी साहब, आई एम श्योर ही हैज़ समथिंग टू से अबाउट इट, बट एक ब्रेक के बाद ही हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। क्यानी साहब, आपने नुसरत जावेद साहब की, अब जारी बात है उनका तजर्बा काफ़ी है और वो हालात भी सामने हैं, कानूनी जो पोजीशन है वो आपकी वाज़े कर दी है शाह खावर साहब ने। रिव्यू में आप गए नहीं, आई एम श्योर आपकी अपनी रीजंस हैं, क्योंकि एक रीज़न ये भी है कि जी उसी बेंच ने सुनना है, समहाउ उनका तो व्यू हमारे सामने है तो हमने क्या करना है। लेकिन ये 4-3-3 वाला तनाज़ा, 3-2 वाला तनाज़ा, तो शायद वो बात दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हल सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है, कोई पार्लियामान नहीं कर सकता। यू कैन पास any number of resolutions that you want to pass, but it won't have any impact. But now options government के पास क्या है? What have you worked out? कि how will you avoid contempt yet you will survive? या आपको लगता है कि नहीं बस ठीक है, वो फिर शायद एंड में जो होगा देखा जाएगा? जी देखिए, बात ये है कि हमने देखा है कि ये जो सबसे पहले तो बाय द वे मैं बात करना चाहूँगा उस बिल के मुतालिक जिसके लिए एक प्रीएम्प्टिव किस्म का कल बेंच बन गया है, जो कि अगेन इज़ क्वाइट इरेगुलर। वो बुनियादी तौर पे है क्या ये तासुर, और ये बात नुसरत जावेद साहब ने इसकी तरफ इशारा भी किया था कि ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को शायद इस बिल के तहत कम करने की कोशिश हो रही है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि इंस्टेड ये बिल सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा एम्पावर करता है और इंस्टीट्यूशनलाइज करता है बेंच फॉर्मेशन को भी और सुओ मोटो पावर्स को भी। और ये इस चीज़ का अक्रॉस द बोर्ड लॉयर कम्युनिटी से भी इसका खैर मकदम हुआ था। एंड आई थिंक इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और मैं वेरी ब्रीफली आपके व्यूअर्स के लिए, यहाँ पे मेरे साथ शाह खावर साहब हैं, आप खुद लॉ को अंडरस्टैंड करते हैं, नुसरत जावेद साहब इज़ द कीन ऑब्जर्वर एंड अंडरस्टैंड्स ऑल दीज थिंग्स। मगर मैं नुकात ये रखना चाहूँगा कि उसमें बुनियादी तौर पे तीन सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी बनाई जा रही है, जो भी 3 सीनियर मोस्ट जजेस हों, और वही तय करें कि बाय मेजॉरिटी कि कौन सा बेंच बनेगा और सुओ मोटो कहाँ पे लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और कहाँ पे नहीं, बजाय इसके कि सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार हो। तो इसमें कोई, और जिस तरह के बात हुई थी कुछ देर पहले कि इसमें तो जस्टिस काजी फायजीसा साहब को ज़्यादा, बिकॉज उनका नेक्स्ट स्टेंट है, वो तो ज़्यादा उनको अफेक्ट करेगा बजाय इसकी जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं। तो देखिए बात यह है, और इस बात को अगर मैं उसके साथ जोड़ूं जो सवाल आपने किया कि देखिए रिव्यू पिटीशन की ऑप्शन अवेलेबल है। बदकिस्मती से लार्जर बेंच की हमने पहले भी इस्तदा की है, अब मेरे ख्याल से 2 दफ़ा हो गई है, उसको हमने भी इसी इंटेंट के साथ की कि इससे मज़ीद ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी और उसका कोई भी फैसला आएगा तो उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकेगा। बदकिस्मती से ऐसा नहीं लगता कि आज अगर हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाएगा। आज भी जो बेंच बना है इससे हमें मज़ीद ये इंडिकेशन आ गई है कि वो इंटेंट नहीं एग्जिस्ट करती। मेरे नज़दीक अगर ये लॉ बन जाता है जो बनना चाहिए प्रेसिडेंट के असेंट के साथ, और प्रेसिडेंट अगर नहीं असेंट देंगे तो एक टाइम आउट के बाद वो बन जाएगा, तो आई थिंक उसके बाद बेहतर होगा कि अगर ये 3 जजेस की, 3 सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी अगर इसके ऊपर तय करेगी, जो अगर तो कोई उस तरफ हुकूमत वो ऑप्शन एक्सरसाइज करती है तो कोई भी अगर उसके नतीजे में बेंच बनेगा तो वो हमें भी और किसी और को भी तस्लीम करना पड़ेगा। वो तो तब बनेगा ना जब कानून नाफिजुल अमल होगा और कानून रह पाएगा। वो तो अभी बना ही नहीं, असेंट मिली नहीं, गज़ेट में आया नहीं, नोटिफिकेशन हुआ नहीं, वो तो उससे पहले ही प्रीएम्प्टिव है ना आपकी। जी जी, मगर मुनीब साहब बात यह कि अगर इसी तरीके से ही इस बिल को भी ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी जिस तरीके से इलेक्शंस केस का फैसला हुआ, तो वो तो मामला बुलडोज करने वाली बात बज़ाहिर नज़र आती है ना जी। देखिए 4-3 का फैसला जो आपने कहा पार्लियामान उसको नहीं डिफीट कर सकती। आप मुझे बताइए, आज अगर चीफ जस्टिस अपने फेलो जजेस को बिठा के सिर्फ इस चीज़ पर इतफाक करवा लें कि 3-2 का ऑर्डर है या 4-3 का ऑर्डर है, तो शायद हमें भी मौका मिले। मैं तो बैसियत एक पाकिस्तानी चाहूँगा और बैसियत
कानून के तालिब इल्म के कि ये होना चाहिए, बट अगर नहीं हो रहा तो व्हाट्स द वे आउट। बट मैं लेट मी टेक इट टू नुसरत जावेद साहब। नुसरत जावेद साहब, सर मामला सामने आपके पहले भी मैंने रख दिया था, जो आपने पहले बताया है कि इस तरह मुमकिन तौर पर होगा और ये खाम ख्याली होगी कि कंटेम्प्ट ना हो या उस तरफ ना जाए, मामला चल पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है हुकूमत के लिए कोई, आपको पता है सर, एक रेस्क्यू का हैंड आता है कोई कि बचा लिया जाता है, या आपको लगता है कि इट इज़ बीइंग लेफ्ट आउट टू ड्राई, बट ठीक है यार, यू बीट योर ओन फेट, हम और क्या हो सकता है आपके साथ? देखिए जी, अपेरेंटली यहाँ पे हुकूमतों के रेस्क्यू के लिए जो आया करते थे, वो सुना है इन दिनों इनएक्टिव हो चुके हुए हैं। तो ये छोड़े इस बात को, सीधी सी बात है जी कि मेरा अपना ये ख्याल है, अच्छा जी, कि ये हुकूमत हरगिज़ जो है इस बात को, मेरा ख्याल है कि इनके सियाने लोगों की अक्सरियत को दिल से ये इल्म है कि जी हम सुप्रीम कोर्ट को इस तरफ यानी पुश करें। ये पुश करने में इन्हें लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, यानी कि फौरी तो नुकसान होगा, लेकिन एक बात, आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सेल करने में कामयाब हो जाएंगे। जी हमें तो अदालत ने चलने नहीं दिया, नंबर वन। लेकिन इसके जो अनइंटेंडेड जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि साथ ही एक और पार्टी के सरबराह का ना अहल होना मुमकिन तौर पर, और इसकी जो एक और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, खुदा रहा उसके लिए भी लोगों को अभी से तैयार करें। हमारे यहाँ बहुत अरसे ये सोच पाई जा रही है कि ये जो आइन और जमहूरियत किस्म की ये जो बातें हैं, ये तो बरतानवी साम्राज्य ने मुतारिफ करवाई थी। हमारे पास तो अल्लाह के फजल से शरई निज़ाम मौजूद है, तो हम इन सब से निजात हासिल करें। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ना साहब, ये मेरी बात आज लिख लीजिए, ये इस सोच को भी तक़वियत पहुँचाएगी, ये भी जहन में रखिएगा। शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी अपने उन दोस्तों के साथ जाना पड़े जिन्हें हम आजकल इंतहा पसंद कहते हैं। बहुत शुक्रिया इस्लाम के निफाज के लिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बिलाल कियानी साहब, जनाब नुसरत जावेद साहब और जनाब शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र किया नुसरत जावेद साहब ने अपने तज्जिए के अंदर, यानी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जो कि किसी ने सोचा ना हो। लेकिन एक बात जो कि आज की इस गुफ्तगू से ज़ाहिर है, शाह खावर साहब ने अपना कानूनी उसके ऊपर तज्जिया दिया और इन्फॉर्मेशन चेंज की। जो बिलाल कियानी साहब का व्यू है इस हवाले से बहैसियत एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के, हालात कशीदा हैं और दो इदारे आमने सामने हैं। लगता ये है कि कोई ना मफाहमत हो सकती है और ना हालात बेहतर हो सकते हैं। क्या दोनों में से दोनों जो इदारे हैं वो स्टेप बैक करेंगे, रास्ता निकलेगा, या ये एक ऐसी लड़ाई है जिससे नुकसान होगा रियासत का, रियासत पाकिस्तान का? प्रोग्राम आपने देखा जी, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।